जब भी कन्फ्यूशियवाद का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक धर्म, है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा कुछ और है। सोचिए, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा, जो एक टूटे हुए समाज को फिर से जोड़ने और उसमें हार्मनी लाने के लिए बनाया गया था। तो चलिए आज इसी प्राचीन ब्लूप्रिंट के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि ये आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस दौर में चलेंगे, उस अराजकता भरे समाज में जहां ये सब शुरू हुआ। फिर हम मिलेंगे उस टीचर से, कंफूजी से। इसके बाद हम उनके दिए ब्लूप्रिंट को समझेंगे, ये देखेंगे कि कैसे उनके आइडियाज ने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आज की दुनिया में कन्फ्यूशिज्म कहाँ खड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अराजकता में एक समाज, मतलब वो दुनिया जिसने कन्फ्यूशियस को बनाया। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी बड़ा विचार यूं ही हवा में पैदा नहीं होता, वो अपने समय की अपनी मुश्किलों की पैदाइश होता है। एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर हमारा समाज टूट रहा हो, मतलब नैतिक मूल्य खत्म हो रहे हों, चारों तरफ बस उथल पुथल हो, तो ऐसे में हम व्यवस्था वापस कैसे लाएंगे? ये कोई आज का सवाल नहीं है, यही वो सवाल था जिसका जवाब कन्फ्यूशियस ढूंढ रहे थे। तो ये सब शुरू हुआ चीन के ज़्यो राजवंश के आखिरी दिनों में। इस दौर को एक बड़ा खूबसूरत नाम दिया गया है, वसंत और शरदकाल। पर नाम पर मत जाइए, नाम जितना शांत है ना, वो दौर उतना ही ज्यादा अशांत था। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ रहे थे, समाज का पूरा ढांचा बिखर रहा था और नैतिकता तो जैसे गायब ही हो गई थी। और कहते हैं ना कि गहरी अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। बस इसी अराजकता के बीच से एक नए विचार ने जन्म लिया। और वो नया विचार लेके कौन आया? कोई राजा महाराजा नहीं, कोई देवता नहीं, बल्कि एक टीचर। नाम था कॉन्ग फूजी, जिन्हें आज पूरी दुनिया कन्फ्यूशियस के नाम से जानती है। वो बस एक इंसान थे, पर उनके पास एक विजन था, इस उथल पुथल को खत्म करने का एक नजरिया। अच्छा, तो ये कॉन्ग फूजी यानी कन्फ्यूशियस थे कौन? उनका असली नाम था कॉन्ग क्यू, और वो कोई शाही परिवार से नहीं थे, बल्कि एक गरीब परिवार से आते थे। लेकिन ज्ञान की ऐसी भूख थी कि उन्होंने खुद पढ़ लिख कर इतिहास, संगीत, रीति रिवाजों सब में महारत हासिल कर ली। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस ज्ञान को अपने तक नहीं रखा। उस जमाने में जब पढ़ाई लिखाई सिर्फ अमीरों का हक मानी जाती थी, उन्होंने सबके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। क्या अमीर, क्या गरीब, लगभग 3000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया उन्होंने। सोचिए, ये अपने आप में एक क्रांति थी। ये आइडिया कि आपकी कीमत जन्म से नहीं, आपकी काबिलियत से होती है, ये यहीं से आया। हाँ, उन्होंने कुछ समय सरकारी नौकरी भी की, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स जो होती है उन्हें रास नहीं आई और उन्हें पद छोड़ना पड़ा। पर क्या वो हार मानकर बैठ गए? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से उनका असली मिशन शुरू हुआ। अगले 13 साल, सोचिए, 13 साल तक वो चीन के अलग अलग राज्यों में घूमते रहे, राजाओं से मिले, उन्हें समझाया और समाज को बेहतर बनाने का अपना ब्लूप्रिंट लोगों के साथ बांटा। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्लूप्रिंट था क्या? कन्फ्यूशियस के वो आइडियाज क्या थे जिनसे वो समाज को बदलना चाहते थे? चलिए अब जरा उनकी फिलॉसफी के कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। उनके विचारों के केंद्र में है एक शब्द, रेन। इसका सीधा सा मतलब है इंसानियत, करुणा। मतलब हर इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है, दूसरों के लिए हमदर्दी रखने की, उनके दुख को समझने की जो क्षमता होती है, बस वही है रेन। ये कन्फ्यूशिवाद की आत्मा है, उसकी नींव। अब देखिए, अगर रेन आपकी अंदर की फीलिंग है, तो ली उसका बाहरी एक्शन है। ली का मतलब है सही बर्ताव, सही आचरण। मतलब वो सारे रीति रिवाज, वो शिष्टाचार जो एक समाज को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी होते हैं। किसके साथ कैसे पेश आना है, किस मौके पर क्या करना सही है, ये सब ली है। ये एक तरह से समाज का ट्रैफिक रूल है, ताकि सब कुछ हार्मनी में चलता रहे। इसके बाद आता है एक और बहुत जरूरी आइडिया, शाओ, यानी अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान। कन्फ्यूशियस के लिए समाज की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई परिवार थी। उनका मानना था कि अगर परिवार में सब ठीक है, बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं, तो समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब एक हार्मोनियस फैमिली ही एक हार्मोनियस सोसाइटी की बुनियाद है। तो इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाए? इसके लिए कन्फ्यूशियस ने 5 खास रिश्तों की बात की, जैसे राजा और प्रजा का रिश्ता, पिता और बेटे का, पति और पत्नी का, वगैरह वगैरह। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं थी। हर रिश्ते में दोनों तरफ की जिम्मेदारियां थीं।
अगर राजा का फर्ज प्रजा की देखभाल करना है तो प्रजा का फर्ज राजा के प्रति वफादार रहना है। ये जो बैलेंस है ना, यही समाज को मजबूत बनाता है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, आइडियाज तो अच्छे हैं, पर एक अकेले टीचर के ये आइडियाज इतने ताकतवर कैसे बन गए कि उन्होंने पूरी एक सभ्यता की शक्ल बदल दी। चलिए अब यही देखते हैं कि कैसे इस फिलॉसफी ने विचारों का एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। शुरू में तो कन्फ्यूशियस के आइडियाज कई कंपीटिंग फिलॉसफीज में से बस एक थे, लेकिन फिर आया हान राजवंश और सब कुछ बदल गया। हान राजाओं को ये बात समझ आ गई थी कि इतने बड़े एम्पायर को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलाया जा सकता। उन्हें एक मॉरल ग्लू की जरूरत थी, एक ऐसी सोच की जो पूरे समाज को एक साथ बांध कर रखे। और उन्हें वो जवाब मिला कन्फ्यूशियवाद में। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसने अगले हजारों साल के लिए चीन का भविष्य तय कर दिया। इसका असर देखना है तो जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 1300 साल। इतने लंबे समय तक चीन में सरकारी अफसर कौन बनेगा ये इस बात से तय नहीं होता था कि वो किस अमीर घराने में पैदा हुआ है, बल्कि ये तय होता था एक परीक्षा से, एक बहुत मुश्किल परीक्षा जो कन्फ्यूशियस की किताबों पर आधारित थी। मतलब मेरिटोक्रेसी, आपकी काबिलियत ही सब कुछ है। ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। तो ये सारे विचार हमें मिलते कहाँ से हैं? ये हमें मिलते हैं उनकी किताबों से। मोटी मोटी दो तरह की किताबें हैं। एक है 5 क्लासिक्स, ये वो पुरानी किताबें हैं जिन्हें कन्फ्यूशियस ने एडिट किया ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। और दूसरी है 4 बुक्स, जिनमें सीधे सीधे उनकी और उनके स्टूडेंट्स की बातें हैं। इनमें सबसे फेमस है द एनालैक्स, जो उनके विचारों का असली खजाना है। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आज की दुनिया में आते हैं। पिछले 100-150 सालों में कन्फ्यूशियसवाद का सफ़र भी बड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। एक वक्त था जब इसे दबाया गया और आज एक वक्त है जब इसे फिर से अपनाया जा रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में चीन में एक दौर आया जब कन्फ्यूशियसवाद को पिछड़ी सोच का प्रतीक माना जाने लगा। फिर माओ की कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान तो इसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन 1980 के बाद से पासा पलटने लगा। चीन ने अपनी जड़ों को फिर से खोजना शुरू किया और आज तो हालात ये हैं कि कन्फ्यूशियसवाद को न सिर्फ चीन की पहचान का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, बल्कि सरकार खुद इसे आगे बढ़ा रही है। कितना बड़ा बदलाव है ना? और इसका असर सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज भी पूरे ईस्ट एशिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी में इसकी झलक दिखती है। चीन में परिवार को दी जाने वाली इंपॉर्टेंस हो, जापान का डिसिप्लिन्ड वर्क कल्चर हो, या फिर साउथ कोरिया में बड़ों के लिए वो गहरा सम्मान, इन सब के पीछे कहीं न कहीं कन्फ्यूशियसवाद की ही सोच है। और मजे की बात यह है कि अब ये रिवाइवल ग्लोबल हो रहा है। चीन की सरकार ने दुनिया भर में 550 से ज्यादा कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। ऑफिशियली तो ये चीनी भाषा और कल्चर सिखाते हैं, पर असल में ये दिखाता है कि कैसे ये पुराने आइडियाज आज चीन की सॉफ्ट पावर का एक बड़ा हिस्सा बन गए हैं। अगर कोई पूछे कि कन्फ्यूशियसवाद की पूरी फिलॉसफी का निचोड़ एक लाइन में बताओ, तो वो ये है: जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ मत करो। कितना सरल है ना? इसे अक्सर द गोल्डन रूल भी कहा जाता है। यही रेन यानी इंसानियत का असली मतलब है। एक ऐसा आइडिया जो हर देश, हर कल्चर और हर जमाने पर लागू होता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आज की दुनिया में जहां मैं और मेरे यानी इंडिविजुअलिज्म पर इतना जोर है, क्या हम एक ऐसी फिलॉसफी से कुछ सीख सकते हैं जिसकी पूरी बुनियाद ही सामाजिक हार्मनी, जिम्मेदारी और एक दूसरे के साथ रिश्तों पर टिकी है? सोचिएगा जरूर।